नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला की कमान संभालेगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में हुए शामिल। संभल में उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाया जा रहा है। और संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2026 का आज दूसरा दिन। वहीं प्रयागराज माघ मेले के पहले दिन 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। काशी की धरती एक बार फिर खेल इतिहास की साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं स्टेडियम में मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। 8 दिनों तक चलने वाले इस महामुकाबले में देश भर से 1000 से अधिक खिलाड़ी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। साथियों, हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देने में जुटे हैं। बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी
और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है। तो देखिए, काशी की धरती में वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका मिला है, क्योंकि देखिए 72वीं सीनियर नेशनल राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज 4 से 11 जनवरी तक चलने वाला है। 72वीं सीनियर नेशनल राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है जो 4 से 11 जनवरी तक चलेगी। ये चैंपियनशिप लगभग 43 वर्षों के बाद यूपी में आयोजित की गई है। तो देखिए, लगभग 43 वर्षों के इंतजार के बाद अब यूपी में इसका आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में देश भर से 31 राज्यों के 1250 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की 31 टीम और महिलाओं की 28 टीम इसमें हिस्सा लेने वाली है। 43 साल के बाद हो रहा है। आखिरी बार अगर हम बात करें तो 1984 में कानपुर में पहली बार यूपी ने नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व किया था और अब 43 साल बाद काशी की धरती में इसका आयोजन हो रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास में उनकी ईमेल आईडी con.kirkus@mea.gov.in या आपातकालीन फोन नंबर 584129584288 व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक हम वेनेजुएला में कानूनी रूप से सही सत्ता परिवर्तन सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक हम देश पर शासन करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई और इसमें शामिल हो और हमारे सामने वही स्थिति हो जो पिछले कई सालों से थी। हम वेनेजुएला के लोगों के लिए शांति, आजादी और न्याय चाहते हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरा और बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि जैसे कि सब जानते हैं कि वेनेजुएला में तेल का बिजनेस लंबे समय से पूरी तरह से फेल हो गया है। वो जितना तेल निकाल सकते थे और जितना निकल जाना चाहिए था, उसकी तुलना में लगभग कुछ भी नहीं निकल रहे थे। हमारी बहुत बड़ी तेल कंपनियां जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं, वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से टूटे हुए तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम वेनेजुएला के लोगों को अमीर, आजाद और सुरक्षित बनाएंगे। गैर कानूनी तानाशाह मादुरो एक बहुत बड़े आपराधिक नेटवर्क का सरगना था जो भारी मात्रा में जानलेवा और गैर कानूनी ड्रग्स को अमेरिका में तस्करी करने के लिए जिम्मेदार था। मादुरो और उसकी पत्नी को जल्द ही अमेरिकी न्याय की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा और अमेरिकी में उन पर मुकदमा चलेगा। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया।
वहीं वेनेजुएला के अधिकारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करने और जवाब देने की बात कही है। मादुरो को ब्रुकलिन के सनसेट पार्क इलाके में स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है। एक हेलीकॉप्टर मैनहट्टन के हेलीपोर्ट पर पहुंचा जिसमें संभवतः वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो सवार थे। इससे पहले उन्हें ले जाने वाला एक विमान न्यूयॉर्क के न्यू बेरक में बने एक वायुसेना बेस पर उतरा था। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तेल के लिए हमला करने का आरोप लगाया। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख के आगमन को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संघ प्रमुख मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से कड़ी सुरक्षा के बीच वृंदावन स्थित केशव धाम पहुंचे। यहां संघ प्रमुख 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सरकारवाह सहित देश भर के लगभग 50 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। अपने प्रवास के दौरान मोहन भागवत अक्षय पात्र संस्था द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वे वृंदावन स्थित सुदामा कुटी के शताब्दी समारोह में भी उपस्थित दर्ज कराएंगे। संघ प्रमुख के इस मथुरा प्रवास को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगरा में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनकी लगातार नृशंस हत्याएं हो रही हैं। इसके लिए बांग्लादेश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अपने देश के अल्पसंख्यकों के संरक्षण, संवर्धन और उनको न्याय देने का कार्य करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी धर्म के लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। इनसे दोयम दर्ज कर व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है और शर्मनाक भी है और टॉलरेट भी नहीं ये बात हो सकती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी लगातार नृशंस हत्याएं हो रही हैं और वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अपने देश के अल्पसंख्यकों के संरक्षण, संवर्धन और उनके न्याय देने का काम होना चाहिए। जैसे भारत में बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी एक राष्ट्र की मुख्य धारा में रहते हुए और अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ नहीं होता है और उनके हक और हुकूक का भी संरक्षण मोदी सरकार में किया जाता है। उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम होता है। तो ये डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। बदायूं में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन एपीएस इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में कल 5 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह की स्मृति में हर वर्ष की तरह इस बार भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबूजी नेता नहीं बल्कि जननायक थे। उन्होंने किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं किया। बाबूजी ने राम मंदिर का जो सपना संजोया था उसे साकार होते हुए भी देखा। यहां तक कि उन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्सी का भी मोह छोड़ दिया था। उन्होंने समाज के लिए जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए 464 साल पुराना बाबरी ढांचे का कलंक जो हिंदुस्तान की छाती पर खड़ा था, वो आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उस समय ढाया गया था, कलंक मिटा था। तब मैं कहूँगा कि उस बाबरी ढांचे का गिरना और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त होना ये विशेष बात थी और वही कारण है कि आज राम मंदिर अपना भव्य और दिव्य रूप लेकर के अयोध्या में बना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया है और पूरे देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु उनको आते हैं। मुझे लगता है कि जब तक प्रभु श्री राम की हम चर्चा करेंगे वहां पर बाबूजी कल्याण सिंह का नाम भी निश्चित चर्चा में रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से दिवंगत भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बरेली पहुंचे।
केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत विधायक के आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्याम बिहारी लाल का जाना पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही वह महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत रहे और शैक्षणिक जगत में उनकी अलग पहचान थी। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी हमारे फरीदपुर के विधायक थे और जिस तरह से अचानक हृदय गति रुकने से ये दुखद घटना हुई है, हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। और मैं कह सकता हूं कि मेरे संबंध बहुत ही पुराने संबंध थे। कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ काम करते थे। अनेक बार उनके यहाँ आना जाना, और 2017 में पहली बार जब विधायक बने मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था। मैं कहूँगा कि उनका हंसमुख चेहरा, उनका व्यवहार और पार्टी के प्रति निष्ठा और जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी परिषद से लेकर के, संघ से लेकर के, पार्टी से लेकर पूरा यही कारण है। मुझे लगता है कि बरेली मंडली नहीं कि पूरे प्रदेश भर में एक तरह से बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय योगी जी, सभी लोगों ने संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। मैं सीधा दिल्ली से चलकर अपने उस परिवार को मैं शोक संवेदनाएं देने आया हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दुखी घड़ी में ऐसी असहनीय घटना है, दर्द है, उसको सहने की क्षमता प्रदान करें। संभल तहसील के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जिसे उन्हें पट्टे पर देना था। इस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। एक केस दर्ज किया गया और उन्हें 1 महीने का नोटिस दिया गया। इसके बाद इन लोगों ने खुद ही इसे गिरा दिया और अब हम मलबा हटा रहे हैं। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि वे खुद ही ढांचे गिरा दें, नहीं तो जुर्माना लगाने के साथ साथ कार्रवाई की जाएगी। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, कुछ महीने पहले पुलिस और प्रशासन को पता चला कि सलेमपुर गांव में गांव की सरकारी जमीन पर एक मदरसा और एक मस्जिद अवैध रूप से बनाए गए हैं। कल रात ही गांव के लोगों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। प्रशासन आज मदरसे को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। सुरक्षा के लिए पीएसी को 2 प्लाटून और 6 थानों की फोर्स तैनात की गई है। इन इलाकों में 20 गरीब और जरूरतमंद लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। तहसील संभल में ब्लॉक असमौली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। ग्राम सलारपुर में आज से कुछ महीने पूर्व जनपद पुलिस एवं प्रशासन को पता चला कि यहाँ पे नवीन पट्टी की जमीन है ग्राम समाज की। उस जमीन पे कब्जा करके मदरसा एवं मस्जिद बनाए गए जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं। इसको 4 महीने का इनका नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद में प्रॉपर कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में कल रात्रि को ही गांव के स्वयं लोगों ने संजीदगी दिखाते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। उसके लिए प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर लगा के उसका ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। सुरक्षार्थ इनके 2 प्लाटून पीएसी, 6 थानों की फोर्स, एडिशनल एसपी, सीओ साहबान, इन सबको यहाँ डिप्लॉय किया गया है। जो जगह खाली करवाई गई है वो करीबन 3 बीघे से ज्यादा जमीन है। उन सभी जगहों पे 20 गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं। ललितपुर जनपद में बुंदेलखंड महिला विकास सेवा समिति द्वारा देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की जयंती पर्व पर आयोजित बुंदेलखंड स्तरीय महिला सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। देश की प्रथम शिक्षिका के जीवन से जुड़े आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया गया।
समाज में अच्छा काम कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। जिला प्रमोशन अधिकारी नंदलाल सिंह द्वारा महिला उत्थान एवं विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के अवसर पर जहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं, जो प्रतिबंध हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनको तोड़ करके जागरूक होने के लिए उनके शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया, ताकि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज और भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश तरक्की करेगा। जो सावित्रीबाई फुले जी ने जो अपने जीवन में कार्य किए हैं, अनेकों कार्य किए हैं, जैसे उन्होंने बाल विवाह को भी रोका और विधवा विवाह जो पुनर्विवाह भी उन्होंने करवाए, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। बुंदेलखंड महिला विकास सेवा समिति में जो सराहनीय कार्य किया गया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी छोटी बहन गीता सेन को कि उन्होंने महिलाओं को इतना आगे बढ़ने को लेकर और सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर महिलाओं के लिए यह चर्चा का विषय बनाया और उनकी गाथाएं गाई गई, उनके बारे में बताया गया, उनको महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। सावित्रीबाई फुले बहुत ही महान महिला थी। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। पिछड़ी जाति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा शिक्षा दिया। उनको बहुत ही परेशान किया गया। जब उन्होंने शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ तक फेंके जाते थे। इसके बावजूद भी जाती थी, महिलाओं को शिक्षा दिया जिससे कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ी। जनपद बलरामपुर में ग्रामीण स्वच्छता को सशक्त बनाने की दिशा में जिलाधिकारी ने अभिनव पहल की है। जिले में ग्राम स्वच्छता साथी ऐप का शुभारंभ किया गया है। इससे सफाई मित्रों की ऑनलाइन उपस्थिति निगरानी हो सकेगी। इसमें गांव में सफाई कर्मी के न आने की शिकायतें दूर होगी। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाए जाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस ऐप के अंतर्गत ग्राम की जियो फेंसिंग के साथ फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से सफाई मित्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। गांव में कई बार कई पूर्वे होते हैं, सफाई कर्मी के जाने पर भी शिकायतें आती हैं कि सफाई कर्मी आए नहीं। तो हमने एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है जो जिले स्तर का एप्लीकेशन है और सीडीओ साहब ने, डीपीआरओ साहब ने बहुत ही सिंपलिस्टिकली उसको डिजाइन किया है कि हर कोई उसको आसानी से चला पाए। उस एप्लीकेशन के माध्यम से गांव की जियो लोकेशन पे, जो जियो फेंस बाउंड्री है गांव की, उसके अंदर पहुंच करके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से हर सफाई कर्मी की अटेंडेंस रियल टाइम में तुरंत लग पाएगी, उसका डेटा हम तक पहुंच पाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जानकारियां हैं वो भी हम ऐप के माध्यम से दे पाएंगे और कुछ और चीजें जो सर्विस बुक में जाती हैं वो ऐप में आ पाएंगी। इससे सभी सफाई कर्मी समुचित रूप से अपना कार्य कर सकेंगे, अपनी अटेंडेंस उनकी सीधे आएगी। अगर कोई शिकायत भी आती है तो हम उसको वेरीफाई कर सकेंगे कि नहीं सफाई कर्मी ने काम किया। और मोर इम्पोर्टेंटली जो ह्यूमन रिसोर्सेज के इश्यूज होते हैं, इन सभी के किसी की सर्विस बुक का इशू है, ये सब खत्म हो जाएंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि सभी सफाई कर्मी बंधु हमारे साथ हैं। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत जनपद कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक के अंतर्गत रमऊ ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मनरेगा से संबंधित जी राम जी अधिनियम 2025 पर चर्चा की गई। वार्ता के दौरान ग्राम प्रधान जमाल अहमद ने बताया कि संसद ने हाल ही में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम पारित किया है। यह नया कानून मनरेगा का स्थान लेगा। इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कार्यों की योजना अब ग्राम सभा में ही तय की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार काम मिल सकेगा। हम लोग जो ये विकसित भारत में जी राम जी मनरेगा के बाद नई योजना स्टार्ट हुई है, उसका प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके फायदे क्या है, इसके बारे में सभी ग्राम पंचायत वासियों को बता रहे हैं। और जो योजना मनरेगा से जुड़े लोग थे, अब उनको विकसित भारत में लाया जा रहा है। उसकी खास
बातें क्या है, ये जानकारी सभी श्रमिकों को, जो भी मनरेगा या विकसित भारत जी राम जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पूरा विवरण सहित बताया जा रहा है कि इसके क्या क्या फायदे हैं। से नई योजना में जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें जो श्रमिक हैं इनको 125 दिन रोजगार के साथ साथ जो बेरोजगारी भत्ता होगा, अगर समय से उनको कार्य नहीं दिया जा रहा है तो बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें एक नई तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा जिससे लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, और ये बड़ी अच्छी योजना है। सरकार ने 125 दिन इसे योजना का जो काम बढ़ाया है वो लोगों को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। विकसित भारत जी राम जी का जो अभियान सरकार ने चालू किया है, इसके माध्यम हमें ये लगता है कि हमारी जो गरीब जो पब्लिक है इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि इनको रोजगार भी मिलेगा और 100 दिन का जो रोजगार था 125 दिन कर दिया है, जिससे जो गरीब पब्लिक है जो इसमें मनरेगा में काम करती थी वो मनरेगा ना करके जी राम जी कर दिया है। प्रयागराज के माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। माघ मेला पौष पूर्णिमा स्नान से ही श्रद्धालुओं की सेहत का पूरा ख्याल स्वास्थ्य विभाग रखेगा। एम्बुलेंस से लेकर हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हो गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। इसके तहत 50 एम्बुलेंस, 2 बड़े अस्पताल और 75 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. तिवारी ने बताया कि माघ मेला क्षेत्र में 2 बड़े अस्पताल 20-20 बेड के बनाए गए हैं, जिनका नाम त्रिवेणी और गंगा रखा गया है। त्रिवेणी अस्पताल सेक्टर 2 में है, जबकि गंगा सेक्टर 4 में है। ये 24 घंटे संचालित होगा। उन्होंने बताया कि 75 डॉक्टर्स और 250 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ मेले में लगाए गए हैं। सारे सेक्टर्स में हेल्थ केयर सेंटर्स डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा 50 एम्बुलेंसेज हमारे एक्स्ट्रा पूरे क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में जो हमारे शहर में एम्बुलेंसेज हैं वो अलग रहेंगी। हमारे मेला क्षेत्र में 50 एम्बुलेंसेज संचालित रहेंगी 24/7। 75 से ज्यादा हमारा जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो तैनात रहेंगे। अलग अलग स्पेशलिस्ट सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। माघ मेला 2026 के लिए हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं कर ली है। हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल त्रिवेणी और गंगा 20-20 बेड के बने हुए हैं। यहाँ पे इंडोर व्यवस्था भी रहेगी और समस्त तरह के जांचें की जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास 12 छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं 2 बेड के, वो प्राथमिक उपचार प्रदान करेंगे सभी सेक्टर्स में ये हैं। और इसके अलावा हमारे पास 50 एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है जो श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने में तत्पर रहेंगी। क्या कंट्रोल रूम भी इसके लिए बनाया गया है? बिल्कुल, मेले में कंट्रोल रूम है, गंगा में भी है, त्रिवेणी में भी। दोनों हॉस्पिटल में हमने कंट्रोल रूम लगा रखा है और जो भी श्रद्धालु एम्बुलेंस की सेवा पाना चाहता है 19-20 पे कॉल करेगा तो पहले वो ITPC में जाएगा कॉल, फिर उसके माध्यम से हमारे पास आएगा और हम जो है सभी श्रद्धालुओं को इस तरह से एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करेंगे। प्रदेश के स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य होने के बाद से जनपद मुरादाबाद के स्कूलों में अब शिक्षा का माहौल बदल गया है। अब प्रार्थना सभा के तुरंत बाद विद्यार्थियों की दिनचर्या में अखबार का पढ़ना शामिल हो गया है, जिससे बच्चों की भाषा में सुधार तो हो ही रहा है, साथ ही उनके शब्दकोश में नए और अच्छे शब्द भी जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी भी पूरी जानकारी रहती है। नियमित रूप से अखबार को पढ़ने वाली मुरादाबाद के कौशल्या इंटर कॉलेज की छात्राएं कहती हैं, पहले मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से स्कूल में अखबार पढ़ना शुरू किया है तब से अखबार का पढ़ना अच्छा लगने लगा है। कॉलेज की शिक्षिका मृदुल चौहान कहती हैं कि बच्चों में अखबार पढ़ने की आदत में भविष्य में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, हमें नई नई नॉलेज मिलती है। इससे प्रतिदिन अखबार पढ़ने से हमारी भाषाई भी अच्छी होती है और हमें अलग अलग शब्दों का पता चलता है, भारत का ज्ञान होता है, हमें कहाँ क्या कानून लागू हो रहा है, कहाँ क्या खबर है, क्या घटना है, हमें सब पता चलता है। हमें उससे ऐसे ऐसे शब्दों का पता चलता है जो हमने आज तक पढ़े भी नहीं है, जो हम अपने दिनचर्या में फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसा जब हमें अब आज के ज़माने में लोग अपने आस पड़ोस का भी नहीं पता होता, लेकिन अखबार के माध्यम से हम पूरे संसार विश्व के बारे में हमें पता होता है।
यही अखबार के बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। गवर्नमेंट ने जब से ये स्कीम चलाई है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्राओं को अखबार भी पढ़वाना है, तब से सचमुच बच्चों की नॉलेज में बड़ा ही इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, अभी भी देखिए बच्चे अखबार पढ़ रहे हैं, और प्रतिदिन प्रत्येक क्लास में अखबार का भी एक हम वादन रखते हैं जिसमें बच्चे अपना समय देते हैं। इस अखबार के पढ़ने से हमारे बच्चों में मैंने जो परिवर्तन पाया वो देखें आप, कि इन बच्चों को जो अभी बहुत हल्की फुल्की जानकारी नहीं मिलती थी, अखबार पढ़ने से मैंने देखा है कि इनके ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये अपने आसपास की जानकारी के साथ साथ शहर में आजकल क्या चल रहा है, हमारे जिले में क्या हो रहा है, हमारी विभिन्न गतिविधियां क्या हैं, हमारे विद्यालय से हटकर भी इन सब का ज्ञान इन बच्चों को प्राप्त हो रहा है। तो सरकार की इस स्कीम का जो है बड़ा फायदा मिला है। विभाग की ओर से निर्देश मिला हुआ है कि बच्चों को अधिक से अधिक अखबार पढ़ने, संपादकीय पृष्ठ को पढ़ने की अभिरुचि डेवलप की जाए और प्रार्थना सभा में। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।